गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेगम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड सेकेंड ईयर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल की जो अपने वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपने प्राकृतिक संसाधन टॉपिक चल रहा था अपना। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंदर अपने उसका परिभाषा प्राकृतिक संसाधनों का पढ़ लिया था। फिर प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्व है वो हमने पढ़ लिया है। तो प्राकृतिक संसाधनों पे इससे पहले 2 वीडियो बना दिए मैंने। एक में अपने प्राकृतिक संसाधनों का जो है अर्थ, परिभाषा और महत्व के कुछ पॉइंट किए थे। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्व है उसके जो पॉइंट रह गए थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो अब अपना आज का जो पेपर है ये प्राकृतिक संसाधन ही है, पर्यावरण शिक्षा है, द्वितीय वर्ष का सब्जेक्ट है। तो अब प्राकृतिक संसाधन जो है इसका अपने अर्थ परिभाषा पढ़ ली, इनका महत्व क्या क्या है ये भी अपने पढ़ लिया। तो अब इसके अंदर आज अपने देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षय किसके कारण है। मतलब प्राकृतिक संसाधन जो है ये नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, है ना। तो इनके नष्ट या खत्म होने के क्या क्या कारण हैं, ये कैसे खत्म हो रहे हैं, और इनके क्षय या नष्ट होने से या खत्म होने से भविष्य के अंदर अपने को कौन कौन सी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में अपने जो है डिस्कस करना है आज। तो प्राकृतिक संसाधन जो है इनके क्षय या नष्ट होने के एक नहीं बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इनके अंदर मुख्य जो कारण है नष्ट होने के उसमें मानवीय क्रियाकलाप है मुख्य रूप से, क्योंकि मनुष्य जो है अपने जो जीवन शैली है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर परिवर्तन करके प्राकृतिक संसाधनों को जो है बहुत ही अधिक मात्रा में यूज करके उनको ख़त्म कर रहा है। जैसे अपने उदाहरण के तौर पे बात करें कि आज जो मनुष्य है उसने अपने लाइफस्टाइल के अंदर या जीवन के अंदर जो है संसाधन जो है यातायात के साधन जो है उनका बहुत अधिक जो है यूज करने लग गया मनुष्य। तो जैसे अपने को बाजार भी जाना है सब्जी लेने के लिए घर से थोड़ी दूर भी, तो भी अपने बाइक पे जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो या अपने कहीं फंक्शन पे जाना है तो अपने जो है जो सरकार के द्वारा सार्वजनिक यातायात के साधन चलाए जा रहे हैं उनका उपयोग नहीं करके जो पर्सनल साधन है अपने खुद की गाड़ियाँ हैं उन पे जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो डीजल पेट्रोल जो वो प्राकृतिक संसाधन है तो वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसकी खपत बढ़ गई है। अपने बिजली जो है, बिजली को बहुत ही ज़्यादा यूज करने लगी है, तो जिससे जो है एसी कूलर वगैरह जो संसाधन है इनका अधिक यूज करने लगे हैं। तो बिजली जो है वो कोयले से बनती है, जल से बनती है। तो मतलब मनुष्य कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही बुरी तरह से दोहन कर रहा है और इनको जो है ख़त्म करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने के। तो इनके अंदर अपने मुख्य मुख्य कारण हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि पर्यावरण को तीव्र गति से प्रभावित करने में नदियों के तट पर बस्ती फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित जल। अब नदियों के तट पे जो कारखाने लगे हुए हैं उनसे जो प्रदूषित जल निकलता है, वो जो प्रदूषित जल है उसका विसर्जन नदियों में कर दिया जाता है, या किसी बस्ती के नालों की नदियों में जुड़ाव जो है वहाँ पर जो है प्रदूषित जल ज़्यादा प्रवाहित होता है। इस कारण से जो है जो प्राकृतिक संसाधन है जल, उसकी हानि होती है, जल प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। तो प्रदूषित जल जो है उसका अपना यूज नहीं कर सकते, तो वो एक प्रकार से इसको नष्ट करने का एक कारण हो गया। इसके अलावा उद्योगों की चिमनियों से हानिकारक गैसें निकलती हैं, कारखानों के अंदर जो उद्योग लगे उनके अंदर जो चिमनियों से धुआं निकलता है वो वायु के अंदर मिल करके वायु को प्रदूषित करता है, वायु को नुकसान पहुँचाता है।
तो वायु भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है। तो कहने का मतलब बहुत सारे जो है क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों को जो है क्षति पहुंचती है और वो जो है खत्म होने के कगार पर आ गए। तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्षय उसके कारण पड़ने हैं। तो इसमें जो भी प्राकृतिक संसाधन है मेन जैसे जल है, वायु है, मृदा है, ठीक है, कोयला है, डीजल पेट्रोल है, तो इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का क्षय और इसके क्षय के कारण पड़ने। तो अपने एक एक करके सबके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं इसके अंदर जो अपना मुख्य प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण जल। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं जल क्षय और इसके कारण। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय और इसके कारण के अंदर अपने इसको डेफिनेशन कर लेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा जल क्षय व इसके कारण। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय इसके कारण के अंदर, तो ये अपना जो है मुख्य पॉइंट है। इसके अंदर फर्स्ट आ गया जल क्षय इसके कारण। इसके बाद हमने पढ़ेंगे वायु क्षय इसके कारण, फिर मृदा क्षय इसके कारण, है ना। तो अपने सारे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जल क्षय इसके कारण। तो जल जो है इसके बिना अपने को पता है जीवन संभव नहीं है। मनुष्य की जो शरीर की संरचना है या मनुष्य का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बनता है, क्योंकि कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये अपने को पता है सभी को। तो जो अपने शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। ठीक है, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक जीव द्रव्य होता है। तो जो जीव द्रव्य है वो उसका मुख्य आधार जल होता है ना। कहने का मतलब जल के बिना मनुष्य जो है इसके शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं वो पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकती और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। तो जल जो है ये जीवन का आधार है। जल के बिना जो है सृष्टि में जीवों का और वनस्पति का अस्तित्व संभव नहीं है। तो जल क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। इसके क्या क्या कारण है ये अपने को देखने हैं। तो सबसे पहला है, इसके अंदर अपने पॉइंट के अंदर डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जल क्षय व इसके कारण के अंदर सबसे पहला है अपने पास पॉइंट इसका जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या जो वृद्धि है ये जल क्षय का एक कारण है। ठीक है, जल को प्रदूषित करने में या जल को खत्म करने में, नष्ट करने में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के बारे में अपने पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। अलग से मैंने 3 वीडियो बनाई है, उसके ऊपर आपने देख ली होगी। तो जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या में किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अप्रत्याशित जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि होती है उसे अपने जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या जो है वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भारत की भी। ठीक है, तो ये जनसंख्या जो वृद्धि है इसके कारण जो है जल क्षय या जल जो है इसके ऊपर भी संकट आ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से जल की जो है वो मांग ज़्यादा बढ़ गई है, पूर्ति कम हो रही है। तो जल जो है ये प्राकृतिक संसाधन है और इसका यूज ज़्यादा होने लगा जनसंख्या बढ़ने से। तो वर्तमान के अंदर जो है इसकी जो मात्रा है वो अपने को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो रही है, लेकिन भविष्य के अंदर अगर जनसंख्या वृद्धि ऐसी होती रही तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि अपने को जो है पर्याप्त मात्रा में जल जो है वो उपलब्ध नहीं हो, तो अपने को बहुत बड़ी समस्या जो है इनका सामना करना पड़ सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि से मानव की जो विभिन्न आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कल भी मैंने बात की थी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों के लिए ही जल की आवश्यकता पड़ती है। और अगर जनसंख्या वृद्धि यूँ ही होती रही तो भविष्य में अपने को जो जल है उसकी कमी देखने को मिलेगी और अपने जो है बहुत ही बुरी तरह से जल संकट से जो है ग्रसित हो जाएंगे और अपने को भीषण जो है जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो जल जो है
इसकी कमी का या इसकी क्षय का मुख्य कारण ये है मतलब जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जब बढ़ गई तो फिर जल की मांग बढ़ गई, जल की मांग बढ़ गई तो इसकी पूर्ति धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये जल क्षय का एक मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है जल संसाधन का वितरण। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है जल संसाधनों का वितरण। तो जो वाटर रिसोर्सेज है या जल के जो संसाधन है, मतलब जल के जो स्रोत है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका जो वितरण है वो भी जो है असमान हो सकता है, या आप कह सकते हैं इनका जो वितरण है वो सामान्य नहीं होता। कहीं पे प्राकृतिक जल के जो स्रोत हैं या जल के जो साधन हैं वो ज़्यादा हैं, और कहीं पर जल के जो संसाधन हैं या जल के जो स्रोत हैं वो कम है। अब जहाँ जल की अधिकता होती है वहाँ उसका दुरुपयोग होने लगता है। अगर जल ज़्यादा है तो उसका महत्व लोग जो समझते नहीं है और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, और वहाँ जो है जल का जो है दुरुपयोग जो है बहुत स्तर पे होता है। और जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ जल के लिए व्यक्ति अभाव की स्थिति में रहता है, और उसको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलने से उसकी दैनिक जीवन की बहुत सारी क्रियाएं जो है वो प्रभावित होने लगती हैं। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिससे जल की अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों से कम वाले क्षेत्रों में जल नहीं भेजा जा सकता। मतलब जल जो है इसका वितरण पृथ्वी पे सभी जगहों पे एक जैसा नहीं है। कहीं पे तो जल के बहुत अच्छे स्रोत हैं, जल जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जल की कमी है, और जहाँ पे ऐसे क्षेत्र है जल की कमी है। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है, जोधपुर है। तो ये ऐसे जिले हैं जो रेगिस्तान वाले जिले हैं जहाँ पे जल की कमी है, ठीक है। और उस क्षेत्र के अंदर नहरों का भी बहाव है, जो नहरों से पानी आ रहा है वो नहरों का पानी जो है इन जिलों तक बहुत कम पहुँच रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो भूजल है या भूमि के नीचे का जो पानी है वो भी खारा है, नमकीन है, उसका भी उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब वहाँ जल की कमी है। अब जैसे गंगानगर का जो एरिया है, परमानगढ़ है, राजस्थान के जो पंजाब से लगते हुए जिले हैं, ठीक है, तो इन क्षेत्रों के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि जमीन के नीचे का जो भूजल है वो भी अच्छा है, मीठा है, और नहरों से भी पर्याप्त मात्रा में जल यहाँ तक पहुँचता है। तो जल का असमान वितरण करने का मतलब, अब जहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पे तो लोग जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। जहाँ पे जो जल की कमी है वहाँ पे लोग जो है उनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलने से उनके जीवन की बहुत सारी क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। तो जल जो है इसका अपने समान वितरण पूरे क्षेत्र के अंदर एक जैसा करने में जो है प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान के इलाकों तक जल को पहुँचाना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, और सरकार इसमें जो है अपने प्रयास तो कर रही है लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। तो ये भी जल क्षय के कारण है, जल के संसाधनों का असमान जो है वितरण। इसके बाद तीसरा है जल प्रदूषण। जल क्षय के कारण में तीसरा पॉइंट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है समस्या है। प्रदूषण के अंदर अपने इसको पढ़ते हैं तो जो जल प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन जिसको कहते हैं, तो जल प्रदूषण मनुष्य के क्रियाकलापों से होता है। मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करके जल को प्रदूषित करता है, और जो प्रदूषित जल है वो जो है जल के क्षय का एक मुख्य कारण बनता है। मनुष्य जो है जल स्रोतों के अंदर जो है वो गंदा पानी डालता है, जैसे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए उद्योगों का जो रिसाव है, जो गंदा पानी है वो जो नदियों या नहरों के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। नहरों के किनारे पे जो बस्तियां बनी हुई है, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जल के अंदर नहर के पानी के अंदर जो गंदगी फैलाते हैं, कपड़े नहर के अंदर ही धो
ठीक है। इसके अलावा जो खेतों के अंदर जो है केमिकल का छिड़काव किया जाता है जिससे मृदा प्रदूषण भी होता है, और जब उनको जल खेतों के अंदर सिंचाई की जाती है तो जल प्रदूषण भी होता है। तो मतलब जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, और विशाल औद्योगिक इकाइयाँ को मैंने बता ही दिया जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण के कारण जो पीने वाले शुद्ध जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो फिर पीने लायक शुद्ध जल की कमी हो जाती है। पीने लायक शुद्ध जल जो है कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो ये जल की क्षय का कारण है जल प्रदूषण, जिससे जल की जो कमी हो रही है, जल नष्ट किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। और जो है मनुष्य प्रदूषित जल स्रोतों को छोड़कर अगर नवीन जल स्रोतों के मानव का ध्यान आकर्षित होता है तो जलाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ये भी एक कारण है कि अगर जल प्रदूषण हो गया किसी क्षेत्र विशेष में तो वहाँ के जो लोग हैं वो प्रदूषित जल का उपयोग न करके जो शुद्ध जल के स्रोत हैं आसपास उनकी ओर जो है प्रस्थान करेंगे, उनकी ओर जाएंगे शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए। जब सभी लोग शुद्ध जल स्रोत की ओर जाएंगे जल प्राप्त करने के लिए, जो शुद्ध जल का स्रोत है वहाँ पर भी जल की कमी हो जाएगी, जल का जो है मतलब क्षय होगा प्रदूषण के कारण, और जिससे जल की कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब जल जो प्रदूषण है यह भी जल क्षय का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद अगला है पॉइंट वर्षा जल संरक्षण का अभाव, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण का अभाव। तो जो वर्षा का जल है इसका संरक्षण नियोजित तरीके से नहीं किया जा सकता, या लोग वर्षा के जल का जो है संरक्षण नहीं करते हैं। अब वर्षा जल के संरक्षण का मतलब ये है कि जब बरसात होती है तो बरसात के बाद जो पृथ्वी पर पानी होता है उस पानी को, उस वर्षा के जल को अगर अपने इकट्ठा करके संग्रहित कर लें, ठीक है, उसको स्टोरेज कर लें, तो जब भी बाद में अपने को जल की जरूरत पड़े जैसे सिंचाई के लिए या और किसी कार्य के लिए, तो अपने उसका यूज कर सकते हैं। तो वो जल संरक्षण है ना, जल का प्रबंधन है। लेकिन लोग बरसात के पानी का जो है अच्छे से प्रबंधन नहीं करते हैं, उसका संरक्षण नहीं करते हैं, उसको स्टोरेज नहीं करते हैं, तो जिससे जो है वो जल व्यर्थ ही बह जाता है, ऐसे ही चला जाता है। तो लोग जो है जल को संरक्षण नहीं करने से फिर जल की जो है क्षय का कारण बनते हैं, या जल की जो है कमी होती है, तो फिर जो है समस्या पैदा हो जाती है। अब जल संरक्षण कई तरीके से, कई पद्धतियां हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तान वाला इलाका है तो यहाँ पर बहुत सारी जल संरक्षण की विधियां जो है वैज्ञानिकों ने सुझाई है, जैसे नाली है, तालाब है, बावड़ी है ना, तो ये कुएं हैं, ये जल संरक्षण की ही विधियां हैं। मतलब ये विभिन्न प्रकार के आकृति के जल भंडार या जल का भंडारण करने के लिए जो है कुएं बना सकते हैं लोग, या नाली बना सकते हैं, या बावड़ी बना सकते हैं, तो जिनके अंदर जल संरक्षण किया जा सकता है, और जब सिंचाई के लिए जरूरत पड़े उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ लोग जो है वो अपने घरों के मकान की छत के ऊपर भी जल का संरक्षण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अपने बरसात के पानी को कोई कुआं या तालाब है ना बना करके उसके अंदर उसको स्टोरेज कर सकते हैं, डिग्गी वगैरह बना करके, और जब सिंचाई के लिए जरूरत पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं, या उस जल को शुद्ध करके साफ करके पीने के लिए उसका उपयोग अपने किया जा सकता है। तो जल संरक्षण जो है इसकी जो है कमी होने के कारण भी जो है जल की अच्छे से जो है उपयोगिता लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जो जल है इसकी कमी हो रही है। भविष्य के अंदर ये जल जो है खत्म हो सकता है। बरसात के पानी को लोग जो इकट्ठा ले करके ऐसे ही बहने देते हैं, अनावश्यक रूप से वो जो जल व्यर्थ चला जाता है, तो इससे जल स्तर में जो है वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब अगर जल जो है इसका अपने लंबे समय तक यूं ही दुरुपयोग करते रहे, इसका अपने संरक्षण नहीं किया, इसको स्टोरेज नहीं किया, और जो अनावश्यक क्रियाएं हैं उसमें
करना पड़ सकता है। तो मनुष्य अपने बहुत सारे क्रियाकलाप है जिनमें बदलाव करके जल जो है इसका संरक्षण कर सकता है, इसके क्षय को रोक सकता है, इसके क्षय के कारणों को बंद कर सकता है। जैसे वो जो है जल का संरक्षण बरसात के पानी का स्टोरेज कर सकता है और भविष्य के अंदर उसका जब जरूरत पड़े खेती के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए उसको जो यूज कर सकता है। जल प्रदूषण को मनुष्य रोक सकता है क्योंकि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से जो गंदा पानी निकलता है उसको जल में बहने से, नदियों में मिलने से रोका जा सकता है। और भी मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप है जैसे नदियों या नहरों के तटों के ऊपर जो है नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को पानी पिलाना। तो ये क्रियाकलाप को बंद करके जल प्रदूषण को रोक करके भी मनुष्य जो है जल क्षय को कम कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जल क्षय जो है इसका कारण मनुष्य ही है। मनुष्य विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जल क्षय का कारण बनते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अब जनसंख्या वृद्धि का कारण कौन है? जनसंख्या वृद्धि का कारण भी मनुष्य ही है। मनुष्य जो है अगर जनसंख्या वृद्धि जो है इसको कम करने में अपना योगदान दे तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। जनसंख्या जब स्थिर हो जाएगी किसी देश की तो जल की जो मांग है वो जो है नहीं बढ़ेगी। तो जल जो है इसका जो है अपने जो संरक्षण है वो कर सकते हैं, मतलब इसको भविष्य के उपयोग के लिए अपने बचा करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जल संसाधनों का वितरण असमान है, इसमें मनुष्य जो है इसका पूर्ण रूप से हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जहाँ पर जल की मात्रा अधिक है वहाँ के लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। उसका महत्व नहीं समझते हैं, तो जो भी जल के क्षय का कारण बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा जल प्रदूषण आपको बता दिया, वर्षा जल संग्रहण या संरक्षण नहीं करता है तो ये भी मनुष्य इसका कारण बन रहा है। तो मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है जिनके कारण जल का दुरुपयोग हो रहा है, जल नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसमें सुधार ला करके जल क्षय और इसके कारणों को रोक सकता है और जल जो है इसको भविष्य के लिए बचा करके रखने में सरकार की और समाज की जो है सहायता कर सकता है। तो ये था जल क्षय और इसके कारण। ये टॉपिक इतना ही था। तो इसके बाद अपने कल वाली वीडियो के अंदर जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे मृदा है, वायु है, ठीक है, उनके क्षय के कारण जो है वो पढ़ेंगे। आज जो है ये जनरल हमने कंप्लीट कर लिया, आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छे से देख लेना। आपको अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना मेरे से। तो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अपने 3 वीडियो मैंने बना दी है। पहली वीडियो के अंदर परिभाषा और इसके महत्व के कुछ पॉइंट दिए थे, फिर 4-5। दूसरी वीडियो के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का महत्व भी किया था, कल बनाई थी जो रह गया था पॉइंट महत्व वाले वो। तो आज वाली वीडियो के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के क्षय के कारण उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, जल क्षय इसके कारण। ठीक है, तो कल अपने इसका जो है दूसरा प्राकृतिक संसाधन है जो भी उसका क्षय के कारण और उसका क्षय को रोकने के उपाय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।